हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। और देखिए सामाजिक अध्ययन की क्लासेस जो हैं काफ़ी दिनों बाद हो रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सामाजिक अध्ययन की क्लास नहीं हुई थी। क्योंकि देखिए हम बिजी थे बाल विकास और शिक्षण अधिगम में। क्योंकि जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम सब्जेक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये आपके लिए देखिए दोनों सब्जेक्ट जो है नए सब्जेक्ट हैं। इनको अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो देखिए आपके परसेंटेज जो है काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप तीन सब्जेक्ट हैं जो ये, इन पर सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है? और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें बस आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? थ्योरी अगर आपने पढ़ ली, तो इसके बाद देखिए आपको इसमें अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? क्योंकि बाल विकास और शिक्षण अधिगम ये दोनों बहुत ईज़ी सब्जेक्ट हैं और सामाजिक अध्ययन भी बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। बस आपको चाहिए क्या इसमें देखिए थ्योरी, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो क्वेश्चन चाहे जैसा क्यों ना हो, आपका देखिए आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो क्या है आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन में थोड़ा-सा चेंज हुआ, तो आप देखिए हो सकता है क्वेश्चन ना कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें कोई फालतू की लैंग्वेज चलती नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, ठीक है? इसमें बस 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 या 4 लाइनें आपको लिखनी होती हैं। तो वो लाइनें वही होंगी जो एक्यूरेट लाइनें जो आपको पहले से आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर से क्या है, क्वेश्चन आंसर तो देखिए क्वेश्चन आंसर जो हैं ये थ्योरी से तो ही बने हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है? प्रश्न उत्तर के चक्कर में अभी मत पढ़िए और परीक्षा के लिए देखिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी ऐसा नहीं है कि परीक्षाएँ अभी तुरंत होने वाली हैं। देखिए ये सब इधर-उधर की खबरें हैं जो झूठी खबरें हैं, ठीक है? इन पर आप ध्यान मत दीजिए। जब जैसे ही परीक्षा की कोई डेट होगी या कोई भी परीक्षा से रिलेटेड जानकारी होगी, हम आपको तुरंत बताएँगे, ठीक है? लेकिन जब तक कोई अगर जानकारी, ठीक है, प्रमाणित जानकारी नहीं है, हम झूठी बातें आपको नहीं बताएँगे कभी भी। और ना ही फालतू का वीडियो देंगे कि हाँ, परीक्षाएँ अब होने वाली हैं या कि इतना टाइम बचा है, ठीक है? इन चीज़ों पर हम बिल्कुल नहीं वीडियो बनाएँगे। हाँ, तभी बनाएँगे जब कोई जानकारी प्रमाणित होगी और सत्य होगी। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो देखिए हमारे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है? आप कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए हम बहुत जल्द सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बस कुछ ही दिनों में, ठीक है, पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखिए आपको और बेहतर तैयारी अच्छे से करवाएँगे। जिस प्रकार हम आपसे पहले ही से बोल चुके हैं कि हम 90 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं और आपके देखिए 90 प्लस नंबर आएँगी। अगर आप हमारे हिसाब से लगातार रेगुलर तैयारी करते रहें। बस आपको लापरवाही नहीं करनी है। और देख लिए डीएलएड को हल्के में मत लेना, डीएलएड बहुत टफ है, क्योंकि देखिए 3 पेपर होते हैं, इसी वजह से लड़के बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है? क्योंकि बैक लगने का रीज़न एक ये भी है क्योंकि 3 पेपर होने के कारण बहुत जो अगर रट्टा जो मार कर जाते हैं, वो 1 पेपर तक तो याद रहता है, दूसरे पेपर में सब गायब हो जाता है। इसीलिए हम बार-बार बोल रहे हैं कि भैया पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। और ये जो 3 पेपर हैं, इन तीनों पेपर पर ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि ये 50-50 वाले पेपर हैं, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है? तो देखिए पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति समझने से पहले हमें समझना होगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई। तो चलिए समझते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द अर्थ विज्ञान के अनुसार एक जटिल खगोलीय प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है? जो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष यानी 460 करोड़ साल पहले हुई थी। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए समझते हैं सिद्धांत कौन-कौन से हैं। तो देखिए पहला सिद्धांत है सौर नेबुला सिद्धांत, सोलर नेबुला थ्योरी। तो यह सिद्धांत कहता है कि देखिए 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, अंतरिक्ष में मौजूद था। यानी 4.6 अरब वर्ष पहले क्या था? ये गैस और धूल का बादल था। ठीक किस प्रकार? यानी गैस और धूल का बादल था। इसे क्या कहा गया? इसे नेबुला कहा गया। फिर इसके बाद देखिए इस बादल का अधिकतर भाग हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यानी इस बादल का जो अधिकतम भाग था कैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना था, जिसमें कुछ भारी तत्व भी थे। यानी इसके अंदर कुछ भारी तत्व भी मौजूद थे। फिर अगला है देखिए किसी अज्ञात कारण यानी उस कारण का पता नहीं है, किसी अज्ञात कारण जैसे किसी नजदीकी सुपरनोवा विस्फोट यानी कोई नजदीकी सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा से यह नेबुला संवेदनशील होकर सिकुड़ने लगा। यानी जब कोई विस्फोट हुआ तो जो नेबुला था वो संवेदनशील होकर क्या है सिकुड़ने लगा। अगला है देखिए इसके बीच का भाग सघन होकर गर्म हो गया। यानी इसका जो बीच वाला हिस्सा था वो घना होकर यानी सघन होकर गर्म होने लगा और सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है? चलिए पहले हम इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है धूल और बादल जैसे धूल, ठीक है? और गैसों का एक बादल हुआ करता था। ठीक है? ये पहले होगा इस प्रकार। फिर इसके बाद देखिए इसमें हुआ विस्फोट।
ठीक है? ये जो नेबुला था इसमें हुआ विस्फोट। तो जब विस्फोट होने के बाद देखिए सूर्य देखिए एक हिस्सा बना सूर्य और थोड़े-थोड़े जो छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर बिखर गए, वो बन गए छोटे-छोटे ग्रह, यानी सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी देखिए पहले क्या थी, यहाँ पर समझिए सौर निहारिका यानी बादल और गैस और धूल का ये बादल था, ठीक है? इसके बाद देखिए सूर्य बना, जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो सूर्य बना और सूर्य बनने के बाद देखिए क्या हुआ ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ और आगे देखिए बची हुई गैस और धूल से चिपक-चिपक कर छोटे-छोटे पिंड बने, यानी जो बची हुई धूल गैस थे, ठीक है? तो उनसे देखिए कुछ छोटे-छोटे कण यानी पिंड बने, जिसे क्या कहते थे? प्लेनेटेसिमल यानी प्लेनेटेसिमल कहते हैं, ठीक है? और अगला है देखिए, ये पिंड आपस में टकरा कर जुड़ते गए। ये जो पिंड थे छोटे-छोटे टुकड़े इस प्रकार ये आपस में क्या है टकरा कर जुड़ते गए और अंततः पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी अंत समय में क्या हुआ? पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण होने लगा। तो देखिए सबसे पहले गैस और धूल के बादल बने, ठीक है? गैस और धूल के बादल बने और ये एक जगह इकट्ठे हुए और इसके बाद क्या हुआ? विस्फोट हुआ और जब विस्फोट हुआ तो सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य के निर्माण होने के बाद देखिए ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है? क्योंकि जब विस्फोट हुआ तो जो छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर बिखर गए, तो उनसे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों का निर्माण होने के बाद देखिए पृथ्वी बनी। यानी जब पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसी थी? तो पृथ्वी बिल्कुल आग के गोले के जैसे धधकती हुई थी, यानी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हुई, ठीक है? पहले पृथ्वी क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्म थी। फिर देखिए खूब तेज बारिश हुई और जब बारिश हुई तो देखिए महासागर और वायुमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है? यानी जब पृथ्वी ठंडी हुई, तो महासागरों का निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ और वायुमंडल बना। ये अब हम समझते हैं कि पृथ्वी का निर्माण तो हुआ, अब पृथ्वी स्टार्टिंग में शुरुआत में कैसी थी? तो देखिए पहला है प्रारंभिक पृथ्वी, यानी शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी? तो बहुत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी, ठीक है? यानी पृथ्वी शुरुआत में कैसी थी? आग के गोले के समान, बहुत ज़्यादा गर्म थी। भारी तत्व जैसे लोहा केंद्र की ओर चले गए, यानी जो भारी तत्व थे, वो केंद्र की ओर चले गए, जिससे कोर बना और हल्के तत्व सतह पर रहे, जिससे क्रस्ट बना, ठीक है? यानी देखिए तो देखिए ये हमारी मान लीजिए ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी को देखिए इस प्रकार उसके केंद्र से थोड़ा हिस्सा काट कर बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है? अगर ये हिस्से को हम काट कर बाहर निकाल लें पृथ्वी को, ठीक है? तो जो ऊपर वाला हिस्सा ये था, ठीक है? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट, ठीक है? और ये जो बीच वाला, ये मिडल वाला हिस्सा था, ये क्या है? ये मेंटल और नीचे वाला जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं कोर। यानी पृथ्वी के कितने पार्ट हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है? जैसे आप किसी तरबूज को काटिए तो देखिए बीच में अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाल-लाल होता है। उसी प्रकार पृथ्वी पहले शुरुआत में क्या थी बहुत ज़्यादा लाल-लाल थी और धधकती हुई थी मतलब बहुत ज़्यादा जल रही थी। और उसके सबसे निचले हिस्से में क्या थे? लौह तत्व पाए जाते थे। जहाँ यानी कौन-सा निचला हिस्सा था? कोर वाला हिस्सा। अब चलिए समझते हैं वायुमंडल और महासागर का निर्माण। ज्वालामुखी विस्फोटों से गैसें निकली जिसमें वायुमंडल बना, ठीक है? जलवाष्प संघनित होकर वर्षा में बदला और महासागर बने, ठीक है? अब चलिए हम आगे समझते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में सरलतम जीव जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उत्पन्न हुई। कैसी कोशिकाएं उत्पन्न हुई? प्रोकैरियोटिक। कहाँ पर? महासागरों में, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो महासागरों में। कौन से जीव बने? सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है? कैसे जीव बने? सूक्ष्म और रीढ़ विहीन जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। जैसे लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले सबसे पहले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल उत्पन्न हुए, ठीक है? ये एक कोशिकीय जीव थे। ये कैसे थे? एक कोशिकीय जीव थे। इन जीवों में प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन उत्पन्न की, यानी इन जीवों ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन उत्पन्न की। फिर बहुकोशिकीय और रीढ़ विहीन जीव उत्पन्न हुए। फिर कैसे देखिए बहुकोशिकीय जीव और रीढ़ विहीन जीव उत्पन्न हुए, जैसे कीड़े, केचुए, जेलीफिश, स्पंज आदि। तो चलिए इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले रीढ़ विहीन यानी जीव जो वे थे जो समुद्र में उत्पन्न हुए यानी पहले सबसे कौन से आए ये वाले देखिए ये है ठीक है इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ करती थी ये बहुत ही सूक्ष्म जीव थे ये कैसे जीव थे बहुत ही सूक्ष्म जीव थे ये समुद्री जीव थे सबसे पहले समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई फिर देखिए अगला है खोल युक्त एवं जल स्थल चर प्राणियों की उत्पत्ति है अब किनकी उत्पत्ति हुई खोल युक्त लगभग 450 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान कई तरह के खोल युक्त जीव जैसे मोलस्का, क्रैब, शंखधारी जीव आदि, ठीक है? इनकी उत्पत्ति हुई। फिर देखिए धीरे-धीरे मछलियाँ बनी, जो कैसी थी? रीढ़धारी मछलियाँ बनी, जिनके रीढ़ थी। देखिए इसके बाद क्या है? ये खोल युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है? जिसमें देखिए एक कवर लगा होता था, इन जीवों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए जो ये जीव थे, ये खोल युक्त थे और ये जल पर भी यानी जल में भी रह सकते थे और थल में भी यानी ज़मीन पर भी रह सकते थे। चलिए अब आगे समझते हैं।
चलिए आगे समझते हैं। कुछ मछलियां जल और भूमि दोनों पर रहने लगी, ठीक है, जमीन में और पानी दोनों जगह रहने लगी। इनसे उभयचर जैसे मेढक उत्पन्न हुए, यानी इनसे कौन से जीव उत्पन्न हुए? मेढक। अगला है देखिए अंडज श्रेणी के प्राणी। अब चलिए हम समझते हैं अंडज श्रेणी के प्राणी। अंडों से जन्म लेने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं, ठीक है, जो अंडों से जन्म लेते थे। जैसे सरीसृप, जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ अंडज होते थे, ठीक है। इनकी उत्पत्ति लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हुई। इन प्राणियों के अंडों का खोल कठोर होता था, जिससे वे भूमि पर भी अंडे दे सकते थे, यानी इनका जो खोल होता था अंडे का काफी मजबूत होता था। चलिए अब आगे समझते हैं। नभचर एवं स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति, ठीक है। नभचर प्राणी जैसे पक्षी लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुई, ठीक है, 150 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुई। कब? ठीक है, ये पक्षियों के शरीर में हल्की हड्डियां और पंख होते, ठीक है, यानी पक्षियों के शरीर में क्या थे? हल्की हड्डियां थी और पंख थे। स्तनधारी, ठीक, इसके बाद क्या है? स्तनधारी लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई। स्तनधारी कब विकसित हुए? 200 मिलियन वर्ष पहले। ये अपने बच्चों को जन्म देते, अंडे नहीं देते, यानी स्तनधारी थे जो, वो क्या थे? वो अंडे नहीं देते थे, वो बच्चों को जन्म देते थे और दूध पिलाते थे। यानी जो जीव दूध पिलाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? स्तनधारी में। फिर अगला है देखिए, शुरुआत में छोटे रात्रिचर स्तनधारी थे, फिर धीरे-धीरे विविध रूपों में विकसित हुए, जैसे बंदर, बाघ, हाथी आदि। ये कैसे थे? स्तनधारी थे। ये देखिए अपने बच्चों को जन्म देते थे और दूध पिलाते थे। अब इसके बाद समझिए मानव की उत्पत्ति। अब हमें समझना है कि यानी अब हुई मानव की उत्पत्ति। तो देखिए मानव यानी होमो सैपियंस की उत्पत्ति लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुई। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? अफ्रीका में। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। अगर कहा जाए कि सभ्य मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो देखिए एशिया महाद्वीप में। सभ्य मानव कहाँ पर पैदा हुआ? एशिया महाद्वीप में। तो देखिए मानव के पूर्वज वन मानुष जैसे थे, यानी मानव के जो पूर्वज थे कैसे थे? वन मानुष जैसे थे। धीरे-धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा, ठीक है। मस्तिष्क बड़ा हुआ, आगे चलकर क्या हुआ? इनका मस्तिष्क भी बड़ा हुआ। और देखिए औज़ार और भाषा का विकास हुआ, ठीक है? यानी औज़ार और भाषा का विकास किया, फिर आग का उपयोग और खेती शुरू हुई, ठीक है? तो चलिए हम इसको संक्षेप में समझते हैं, जितना हम अभी तक हमने सारा कुछ समझा। तो देखिए जैसे सबसे पहले रासायनिक पदार्थ, यानी एक कोशिकीय जीव, ठीक है? सबसे पहले एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, उत्पन्न हुए, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, ठीक है? फिर रीढ़-विहीन प्राणी आए, फिर मछलियाँ, फिर उभयचर, इसके बाद सरीसृप, फिर पक्षी और स्तनधारी, फिर इसके बाद वानर और इसके बाद क्या हुआ? आधुनिक। आधुनिक क्या है? मानव। चलिए इनको हम इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए हम इमेज के माध्यम से समझते हैं कि देखिए मानव की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो देखिए मानव उत्पत्ति का क्रम यानी किस प्रकार मानव का विकास हुआ। देखिए सबसे पहले जो ये समुद्री जीव बने, ठीक है? यानी सबसे पहले समुद्री जीव का विकास हुआ। ये जो जीव थे समुद्री जीव, ये रीढ़ विहीन थे, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं थी। फिर देखिए मछलियाँ बनी, क्या है? मछलियाँ बनी। फिर इसके बाद देखिए रेंगने वाले, ठीक है? ऐसे जीव बने जो ज़मीन पर रेंग कर चलते थे। फिर देखिए थोड़ा और विकास हुआ तो देखिए ये बंदर विकसित हुए। फिर इसके बाद थोड़ा और विकास हुआ तो क्या हुआ? ये वनमानुष, ठीक है? पहले ये चारों देखिए ये चारों पैरों को ज़मीन पर रखकर चलते थे, ठीक है? और इसके बाद देखिए धीरे-धीरे अपने 2 पैरों से चलने लगे, यानी ये 2 पैरों से वनमानुष जो था ये धीरे-धीरे 2 पैरों से चलने लगा। फिर इसके बाद देखिए धीरे-धीरे और सीधे चलने लगे। फिर देखिए इसी क्रम में मानव का विकास हुआ। तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा मानव की उत्पत्ति, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मानव की उत्पत्ति तो हुई। अब इसका विकास क्रम मतलब किस प्रकार आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।